Students, this is a video lecture of class plus 1 physics, and today we will discuss about standing waves और stationary waves. हमने अब तक पढ़ लिया था वेव्स की इक्वेशन, क्लियर है। हमने ये कंप्लीट स्टडी कर लिया था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। ये भी एक तरह की वेव की एक प्रॉपर्टी है, वेव का एक फिनोमिनन है। जैसे सुपरपोजिशन होता है, ठीक है, ये सुपरपोजिशन का ही एक पार्ट है। आगे कह सकते हैं सुपरपोजिशन से ही तीन इफेक्ट पैदा होते हैं। जैसे एक होता है इंटरफेरेंस, एक बनता है बीट्स, और एक बनता है दैट इज स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव्स। इंटरफेरेंस और बीट्स के बारे में बाद में बात करेंगे, स्टेशनरी वेव्स के बारे में हम बात करेंगे। स्टेशनरी वो वेव्स होती हैं अगर व्हेन टू सेट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, अगर दो वेव हैं, दो सेट हैं उसके, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल है चाहे वो ट्रांसवर्स है, उनका सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम टाइम पीरियड चल रहा हो, सेम टाइम पीरियड सेम फ्रिक्वेंसी के साथ वेवलेंथ हो, सेम स्पीड में जा रही हो, बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो और सुपरपोज कर जाएं, सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो करें अगर कर रहे हैं, तो एक न्यू तरह की वेव फॉर्म बनती है, उसे कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सेट ऑफ वेव, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल है, अगर सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम फ्रिक्वेंसी हो, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रही हो, तो वो स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव्स बनाती हैं। क्लियर है। और स्टेशनरी वेव्स में हम ये ध्यान से देखेंगे कि एनर्जी नो देर इज एनर्जी जो है ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही। स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव में यही फ़र्क है पहला, कि प्रोग्रेसिव वेव में जो वेव चलती है तो एक पोजीशन से एनर्जी दूसरी पोजीशन में ट्रैवल हो जाती है, बट इसमें वेव्स ना तो प्रोपोगेट करेंगी और ना इसमें एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होंगी। सिर्फ पार्टिकल का मीन पोजीशन के अलोंग क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ पार्टिकल के मीन पोजीशन के अलोंग होगी। तो हम कह सकते हैं ऐसी वेव जिसमें सिर्फ पार्टिकल्स की पोजीशन, सिर्फ मीन पोजीशन, उसकी जो मोशन है, वाइब्रेशन है, मीन पोजीशन के लॉन्ग हो और एनर्जी ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही हो, तो हम इस तरह की वेव को कहेंगे स्टेशनरी वेव। और इसमें बनते हैं नोड्स और एंटी नोड्स। ठीक है, ये इसकी बात अभी करते हैं, हम इसको पूरा तरह समझते हैं कैसे बनती है ये। फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स यानी कि ग्राफिकल मेथड तो समझाया गया है इसे। देखें, स्ट्रिंग एक तार ले ली, ठीक है। लेट अस कंसीडर a string fixed at two ends. Suppose we send a continuous sinusoidal wave of certain frequency towards the right. On reaching the right end, the wave gets reflected and begins to travel to the left. The wave traveling to the left then overlaps the wave traveling to the right. When the wave traveling to the left reaches the left end, it gets reflected again and newly reflected wave begins to travel to the right, overlapping the wave going to the left. This process continues and soon we have many overlapping waves which interfere with one another. Okay, we have shown a transverse progressive wave traveling along string from left to right by a thin continuous curve. इसका मतलब है कि हमने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग में हमने वेव यहाँ से दोनों साइड हमने फिक्स कर दी, एक स्ट्रिंग की तार ली हमने एक पतली सी, उसको दोनों साइड फिक्स कर दी और उसे प्लग किया यहाँ से, मतलब यहाँ से एक्सपोज कर लो वेव्स की डिस्टर्बेंस जो है यहाँ से ट्रैवल कर रही है। पहले केस में जब टाइम t0 है, अब इसको ही समझ लेते हैं टाइम t0 को, उसके बाद फिर सब कुछ समझ आएगा आपको। जब टाइम t0 है, शोज दैट क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ द other wave and trough falls on the trough. The resultant displacement at every point is a sum of individual displacement. The resultant wave is represented by a thick line curve which observe the displacement at n1, n2, n3, n4 is 0. They represent the nodes. जब
यहाँ से वेव ट्रैवल करेगी। इन्होंने 3 लाइन शो की हैं। जो ये बड़ी लाइन है, पहले मैं बता दूँ, ये जो बड़ी लाइन शो कर रही है कि उनका रिजल्टेंट, अभी आपको इसको नहीं देखना, ठीक है, और ना ही आपको इस डॉटेड लाइन को देखना है। पहले केस में 3 केस बताऊंगा अब मैं। पहले केस में आपने सिर्फ किसको देखना है, सिर्फ ये बीच वाली लाइन को। तो मतलब इस एरो का मतलब है पहले वेव इधर ट्रैवल कर रही है। जब टाइम ज़ीरो था हमने फ़ोटो क्लिक कर ली उसकी और हमें देखा वेव ऐसी पोजीशन पे है, और हमने वेव का सिर्फ एक वेव लेंथ ली है, मतलब 1 लैम्डा। मतलब कि एक बार वेव का क्रेस्ट आ जाए और एक बार वेव का ट्रफ आ जाए। क्लियर है? मतलब एक लैम्डे के बीच में हो रहा है, मतलब एक वेव लेंथ के बीच में ये 4 केसेस बन रहे हैं, वो स्टडी करेंगे। T/4 जब हुआ, जब टाइम T/4 हुआ, अब ध्यान से देखो जो बीच वाली वेव को, इसमें ये जो ज़ीरो वाली पोजीशन है, अब जब T/4 होगा ये कहाँ पर आ जाएगी, ज़ीरो वाली पोजीशन, ये पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी ज़ीरो वाली सेंटर पे। ध्यान से बीच वाली को देखना, सिर्फ ये सेंटर वाली वेव को, बहुत इमेजिनेशन है। ओके, इसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो बीच में आ जाएगी, ये देखो ज़ीरो आ गई, इसी वाली सेंटर वाली। अब इसमें 2 ली है उन्होंने, ठीक है, क्योंकि दूसरी ओवरलैप कर गई ना उसके ऊपर, तो ये केस उन्होंने लिया है जब वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, वो बाद में बताते हैं। पहले केस की बात कर रहे हैं अभी। फर्स्ट केस में ये जो सेंटर वाली वेव है, ये जो वेव है, ये 0 पॉइंट था, यहाँ से सेंटर वाली वेव यहाँ तक पहुँचेगी जब टाइम पीरियड T/4 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे पहुँच गई है, ठीक है। और मतलब इसका 0 पॉइंट मैक्सिमम हो गया, तो जो इसका मैक्सिमम पॉइंट था वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। तो देखो जो मैक्सिमम पॉइंट था वो 0 पे पहुंच गया अगली पॉइंट के। तो वेव जो है ये थोड़ा सा आगे बढ़ गई, तो हम कह सकते हैं, आप इसको देखो यहाँ पर मैक्सिमम लगा दिया, ये 0 हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। फिर अगले केस में जब यहाँ 0 था, फिर कहाँ हो जाएगा मैक्सिमम, इधर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये जो वेव है यहाँ पर 0 थी, ठीक है, फिर यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी, क्लियर है, पूरा मैक्सिमम आ जाएगा, फिर आगे 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ऐसी वेव बन जाएगी। देखो आप, अब ध्यान से देखो, क्लियर है। ओके, अगले केस में देखो क्या हो जाएगा, ये देखो T मतलब टाइम पीरियड जब T/2 हो जाएगा, जब T/2 हाफ टाइम पीरियड हो गया, तो वेव का फिर वही ये जो 0 था, ये 0 मैक्सिमम पे जाना चाहेगा, देखो मैक्सिमम पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वेव जो है हम यहाँ पर दिख रहा है कि जो पार्टिकल की पोजीशन, ये पार्टिकल है, पोजीशन की चेंज हो रही है हर हर टाइम पीरियड के बाद। तो हम कह सकते हैं ये वेव इधर ट्रैवल कर रही है, इधर इसकी जो प्रोग्रेशन है, इसका जो प्रोपगेशन है इधर हो रहा है। ओके, सेकंड केस लेते हैं हम। अब हम इसका रिफ्लेक्शन देखते हैं कि जब, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग, अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो इसकी जो एनर्जी है तो आगे तो जा नहीं सकती, तो उसको रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी। तो रिफ्लेक्शन में भी वही सेम फिनोमेना लगेगा जो हमने समझाया। यह जो मैक्सिमम पॉइंट है इसका, जहाँ पर वो 0 है, तो वो 0 क्या होना चाहेगा, ये 0 मैक्सिमम होना चाहेगा। तो ये 0 कहाँ पर हो जाएगा, ये मैक्सिमम जाएगा इधर, तो यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम था वो यहाँ पर मैक्सिमम था, वो उसके बाद वो किस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, वो यहाँ पर 0 होना चाहेगा। मतलब पूरी वेव एक कवर के साथ, तो जो वेव बनेगी हमारे पास कैसी बनेगी, यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सिमम था वो यहाँ पर 0 हो गया, और जो पिछली वेव आएगी उसको नीचे से स्टार्ट होना पड़ेगा नेक्स्ट केस में, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो इन्होंने ट्रैवलिंग दिखाई है, जो अगला केस हो जाएगा उसका, तो ये हमें ऐसे मिलेगा, ऐसे। नेक्स्ट T/4 पे, ये भी T0 पे तो वैसे ही रिफ्लेक्शन करेगी, देखो यहाँ से स्टार्ट हुई है, बिल्कुल उसी केस में रिफ्लेक्शन करेगी। बट अगर जब टाइम T/4 होगा तो इस पॉइंट को, जो मैक्सिमम को, किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, 0 में, और जो 0 है इसको मैक्सिमम में। तो ऐसे देखो वेव जो है ट्रैवल करेगी। तो हम देखो इसमें बड़ा चीज़ देखने को मिलती है कि पहले केस में जो टाइम T0 था तो बिल्कुल हमें सेम इस तरह की रिफ्लेक्शन भी बिल्कुल सेम तरह की मिली। बट जब टाइम T/4 हुआ तो कुछ ना कुछ उसके रिफ्लेक्शन में फ़र्क आ गया। देखो कुछ ना कुछ ऊपर गया, कुछ वैल्यू ऊपर है, कुछ वैल्यू नीचे है, कुछ पॉजिटिव एम्पलीट्यूड ऊपर है, कुछ नेगेटिव एम्पलीट्यूड नीचे है। तो अगले T/4 में फिर वही मिला, बट इसमें क्या हो जाएगा, सेम वही प्रोसीजर बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ये देखो अब वेव नीचे से नीचे पहुंच गई, ठीक है। अब वेव नीचे यहाँ से, क्योंकि यहाँ के बाद जब ये ट्रैवल यहाँ पर पहुंच जाएगी, अब इस पॉइंट को मैक्सिमम कहाँ होना है, वो यहाँ पर।
अब इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा और इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास ये डॉटेड वाली बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम रिवर्स पढ़ रहे हैं। हम डॉटेड वाली लाइन को है जो है वो 0 मतलब वापस आ रही है। तो फिर अगले T3/4 में फिर हमें यही मिलने देखने को मिलती है। और जब T/2 हो जाएगा टाइम, T/T हो जाएगा जब टाइम, तो हमें फिर यही वेव मिलने को लेगी। तो एक साइकिल चलता रहता है। तो हम इसमें से ये रिजल्टेंट की बात करते हैं, अब तीसरी वेव की बात करते हैं। रिजल्टेंट देखो, जब ये दोनों वेव एक डायरेक्शन में जा रही थी, जब ये दोनों वेव की जब क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम आ रहा है, डबल हो रहा है रिजल्टेंट। और जब क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं, उसका रिजल्टेंट देखो रेड लाइन बिल्कुल लाइन, क्योंकि देखो ये ऊपर सपोज कर लो 2 ऊपर है, 2 ही नीचे है, तो इसका रिजल्टेंट बिल्कुल 0। इस पॉइंट का भी 0 है तो 0, इसका भी 2 ऊपर है 2, यह भी 0। इसी करके आप ध्यान से देखो, जो ये लाइन है ये थोड़ी सी उन्होंने डार्क शो की है सेंटर वाली, मतलब इसका रिजल्टेंट बिल्कुल क्या आ जाएगा। रेड लाइन जो दिखा रही है ये क्या है, ये बिल्कुल 0 है, मतलब ब्लैंक। मतलब आप कह सकते हैं ये भी देखो 0 है, क्योंकि क्रेस्ट और ट्रफ 0 हो रहे हैं, ये पॉइंट भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो मतलब कोई पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, तो देखो बिल्कुल स्टैंडिंग, ठीक है ना। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है ना। तो ये केस आ जाएगा T/4 पे। फिर अगले केस में क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट यहाँ भी दोनों क्रेस्ट मिल रहे हैं, रिजल्टेंट मैक्सिमम डबल हो जाएगा। तो ये क्यों क्यों डबल हो रहा है, क्योंकि सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल है ना। अगर वेव Y1 2 है, ठीक है, Y2 3 है, पॉजिटिव 3 है दोनों, तो मैक्सिमम टोटल डिस्प्लेसमेंट की जो होगी 5 हो जाएगी। तो इसी कारण जो रिजल्टेंट है ज़्यादा दिखा रहा है। तो हम कैसे पहचान सकते हैं स्टेशनरी वेव को, हम उसकी साउंड से पहचान सकते हैं। आप देखोगे जहाँ भी, क्योंकि साउंड देखो एम्पलीफाइड हो गया, एम्पलीट्यूड इसका बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब अगर अगर हम किसी सितार है, सपोज करो कोई सितार है, उसकी स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, तो वो स्टेशनरी स्ट्रिंग है, क्योंकि दोनों साइड उसे टाइट किया गया है। तो जब उसकी रिफ्लेक्शन वापस आती है और हम जानते हैं उसमें से थोड़ी ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है, तो वो क्यों निकलती है, वो मैक्सिमम तभी निकलेगी जब वो स्टैंडिंग वेव होगी, क्योंकि स्टैंडिंग वेव की यही खासियत है। पहला पॉइंट ये जानने के लिए कि वो स्टैंडिंग वेव है नहीं, तो उसकी साउंड जो है वो लाउडर होएगी, इससे प्रोग्रेसिव से। क्यों लाउडर होगी, क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट का ज़्यादा आता है, ठीक है। या तो लाउडर होगी या बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल एक पॉइंट पे बिल्कुल 0, फिर लाउडर फिर 0। सो दैट इज़ नोन एज स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। तो आज इसके बारे में आप पढ़ो अच्छी तरह से, इसे समझो और मुझे डिफरेंस बताओ स्टैंडिंग वेव का लिख के, और इसका ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव का आप उसमें डिस्टेंस लिख के बताओ मुझे, ठीक है। ये देखो सारे करेक्टरिस्टिक पढ़ लो। द डिस्टर्बेंस करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, द डिस्टर्बेंस इज कन्फाइंड एट ए पर्टिकुलर, मतलब अब देखो पार्टिकल की डिस्टर्बेंस अपनी पोजीशन पे ही हो रही है, ठीक है ना। पार्टिकल एनर्जी ट्रैवल नहीं कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल की पोजीशन की डिस्टर्बेंस है एक ही पोजीशन पे हो रही है, ठीक है ना, सेम पोजीशन पे। नो मोशन, डिस्टर्बेंस का मोशन नहीं है। टोटल एनर्जी है, वो उस एनर्जी ने किस पे वर्क किया, साउंड को इंक्रीज करने में वर्क किया, ठीक है। और दे सर्टन पॉइंट मीडियम, हाँ, जहाँ पे देखो ये एक चीज़ और रहेगी हमारी, नोड और एंटी नोड, ये रह गए। देखो अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये ये आप देखोगे ये बिल्कुल इसी पॉइंट पे कोई मोशन नहीं होगा। जिस पॉइंट, ये पॉइंट बिल्कुल रेस्ट पे हैं, तो जो पॉइंट्स उस स्ट्रिंग के रेस्ट पे हैं उसे कहते हैं नोड्स, और जो पॉइंट वाइब्रेशन पे है उसे कहते हैं एंटी नोड। और हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड बनता है, और हर दो एंटी नोड के बीच में एक नोड बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है। नोड और एंटी नोड्स आपको ध्यान रखना है। नोड्स पे देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, एंड एट द एंटी नोड देर इज अ डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट एंटी नोड्स। द सर्टन पॉइंट द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जितनी मैक्सिमम होएगा, दैट इज़ नोन एज एंटी नोड्स। एंड जो परमानेंटली रेस्ट पे हैं, उनका जो डिस्टेंस क्या होता है, ये λ/2 पे होते हैं। हम देखो ध्यान से देख सकते हैं, अगर एक वेव लैम्डा है, ऐसे पूरी वेव है लैम्डा, ठीक है, तो आपको पता है दो नोड, क्योंकि एक तो ये दो नोड तो रेस्ट तो हमने पहले दे दिए थे, दो नोड तो हमने बना दिए, ठीक है। तो नोड बना दिया, एक नोड वेव ने अपने आप बनाया सेंटर में, ये देखो। तो एक नोड से दूसरी नोड का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये अगर पूरी लैम्डा है तो ये λ/2 हो जाए। तो एंटी नोड और नोड का डिस्टेंस λ/ हमारे पास 4 हो जाएगा, देखो ना। एक नोड से नोड तक डिस्टेंस λ/2, एक एंटी नोड से एक नोड तक डिस्टेंस एक नोड से एंटी नोड तक डिस्टेंस λ/2, बट एक एंटी नोड से नोड तक तो डिस्टेंस हो जाएगा λ/4, उसका भी हाफ हो गया ना। ये देखो यहाँ से, ये नोड से एंटी नोड, ठीक है, ये देखो ये एंटी नोड है, यहाँ पे नोड से एंटी नोड, ये तो था λ/2 है ये,
तो इसका हो जाएगा λ/4। क्लियर है, ये लिखा हुआ उन्होंने। ये देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड इज λ/2 बट द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड ज्वाइनिंग एंटी नोड इज λ/4। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसको समझना है, इसका डिफरेंस लिख के बताएं मुझे स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव का आज होमवर्क में। थैंक यू।